इनके बारे में बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता तो नहीं है, आप सब लोग इनसे बड़ी बात परिचित हैं। और बहुत सी YouTube पे वीडियोस हैं इनकी, और उसके बाद ये इन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। हमारे जो द्वितीय संचालक हुए हैं गुरुजी, उनके ऊपर भी इन्होंने किताब लिखी है और बहुत सी किताबें लिखी हैं। तो और ये जर्नलिस्ट है, बेसिकली बिहार से हैं, दिल्ली में रहते हैं अभी इस समय। और बाकी जो डिटेल जानकारी होगी हम उनसे बाद में इंडिविजुअल रूप से भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं श्री अनिल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक छोटी सी कविता बोले और उसके बाद ही आपका जो वक्तव्य है वो शुरू हो जाए। जी धन्यवाद वरिंदर जी। विश्व में गूंजे हमारी भारती, जन जन उतारे आरती, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। इस धरा की गोद में संसार को संस्कृति मिली है, हर शिखर की धवलता इस देश की जिंदा दिली है। सिंधु की हर लहर चरण पखारती, नदियां सदा सिंगारती, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। चल दिया मानी सिकंदर इस धरा पर टेक घुटने, शत्रु भी क्या तब लगेगा इस वतन का शौर्य जगने, कुपित हो जब मातृभूमि निहारती, रण चंडिका हुंकार दी, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, लक्ष्य की पहचान करने इस धरा के पास आया, भूमि यह हर दलित को पुचकारती, हर पतित को उद्धार दी, धन्य देश महान,
विश्व में गूंजे हमारी भारती, जन जन उतारे आरती। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान, धन्य हिंदुस्तान, धन्य हिंदुस्तान। संदीप जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हाँ जी संदीप जी, शुरू कीजिए। जी आप कहाँ से शुरू करना है? आप पहले क्वेश्चन करें, फिर मैं वहाँ से लेता हूँ। जो जो आपका सब्जेक्ट है, आप अपना वक्तव्य है, जो जहाँ भी बोलना बोलिए, जिस सब्जेक्ट में। देखिए वक्तव्य तो क्या देना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर से शुरू करते हैं, पर ठीक है, हम लोग मिल रहे हैं और आज के समय की जो समस्या है वर्ल्ड के समक्ष, उसको सामने रखने का प्रयास करते हैं। और अभी दुनिया के साथ साथ भारत के समक्ष भी जो समस्या है, जिस पे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, उसको भी अगर हम देखेंगे तो 4-5 जो फैक्टर है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसको हमें समझने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जो भारत है, भारत की सभ्यता जिसको कहेंगे, भारत की सभ्यता संस्कृति, उसके समक्ष ये खतरा और भी बड़ा है। पर ये बात ये है कि खतरा कोई पहली बार नहीं आया है और मैं एक सीरीज़ करता हूँ आदि शंकराचार्य पर। ये खतरा पहले भी आते रहे हैं और हमारे जो ऋषि महर्षि हैं, मुनि हैं, उन्होंने ज्ञान के जरिए इस खतरे को नष्ट किया है और आज भी उसी की आवश्यकता है, जिसको हम अगर कहें कि एजुकेशन, नॉलेज पावर। आप देखिए कि आज हम और आप कनाडा में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं और नॉलेज पावर का ये है कि आप कोई अरबपति, बिलियनायर हो, मिलियनायर हो, आप उसको अपने नॉलेज से चुनौती दे सकते हैं। आज भारत में जैसे एक आरटीआई कानून है, कोई भी बड़ा से बड़ा इंसान हो, उसको अगर उस आरटीआई कानून के दायरे में लाया जाए तो उसकी जड़ें हिल जाती हैं। तो नॉलेज को जो पावर कहा गया है, ये भारत की भूमि ने सदा से कहा है, इसलिए भारत का मतलब ही ज्ञान है। ज्ञान से जो प्रकाशित है वो भारत है। आधुनिक पीढ़ी में जो बीच का समय था, वो थोड़ा उसको जानबूझकर भुलाने का समय आया ताकि आधुनिक पीढ़ी तक वो ज्ञान पहुँचे नहीं। और इसमें एक बड़ी भूमिका रही क्योंकि हमारा देश 1000 साल की गुलामी में रहा। और ये तो हमेशा से रहा है कि जो इतिहास होता है वो शासकों का होता है। जो भी शासक होता है वो अपने ही हिसाब से इतिहास लिखवाता है, शासितों का इतिहास कभी नहीं होता। अगर इस बात को हम समझें तो हमें मालूम पड़ेगा कि 1000 साल में हमारी शिक्षा व्यवस्था के साथ, हमारी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास के साथ जो ये दुर्व्यवहार हुआ है, ये वर्ल्ड वाइड शासकों का दुर्व्यवहार है अपने शासितों के प्रति, और यही भारत के साथ हुआ। भारत में कहते हैं, ब्रिटेन में जब पहले विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, भारत में हजारों गुरुकुल चलते थे, पर आज वो गुरुकुल कहाँ हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि शासकों ने कैसे उसको डिस्ट्रॉय किया, उसको समाप्त किया। तो आज एक लंबे कालखंड के बाद भारत को आज़ादी भी मिली। आज़ादी के बाद भी शिक्षा की सारी व्यवस्था उन्हीं के कब्जे में रही, मार्क्सिज्म के कब्जे में रही, विदेशी सोच वाले लोगों की कब्जे में रही। 5 हमारे जो शिक्षा मंत्री हुए शुरुआत के, वो एक खास विचारधारा से आते थे, जो इस्लाम से आते थे। तो स्वाभाविक है कि जो हमारे यहाँ शासन हुआ तुर्क से लेकर मुगलों तक का, उनके इतिहास को ही उन्होंने प्राथमिकता दी। और इसीलिए अगर आप दिल्ली में जाएं तो आपको बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आपको मिलेगा कि पृथ्वीराज चौहान के किले आपको नहीं मिलेंगे, पर उस आपको जो अकबर, जहांगीर और इन सब के नाम पे बहुत सारी, यहाँ तक कि सफदरजंग के नाम पे भी मकबरा, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो भारत के साथ ये हुआ कि भारत अपनी सभ्यता संस्कृति को भूल जाए। इस समय दुनिया के सामने अगर हम पुरानी सभ्यताओं की बात करें तो करीब 54 सभ्यताएं थी, जिसमें से एकमात्र सभ्यता भारत बचा है।
कहने को लोग कहते हैं चीन भी बचा है, लेकिन नहीं। चीन में जब माओ की क्रांति हुई और खासकर जो कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पे पूरे चीन को बर्बाद कर दिया गया, अब न वहाँ कन्फ्यूशियस है न बुद्ध है कि है। तिब्बत आपको पता ही है, तिब्बत से बौद्ध धर्म का क्या स्थिति है। तिब्बत भी कम्युनिज्म के दायरे में 1950 में जब उस पर हमला हुआ तो दलाई लामा भारत में आश्रय लेकर रह रहे हैं। तिब्बत की पूरा वो जो व्यवस्था थी, बौद्ध धर्म का जो रहस्यवाद था, वो सब विलुप्त हो गया। तो वो भी प्राचीन सभ्यता नहीं रही। पर कंटिन्यूटी अगर आप देखेंगे, वर्ल्ड में पूरी दुनिया में एक सभ्यता है जो 1000 साल के शासन के बावजूद कंटिन्यू कर रहा है। आप कहेंगे बहुत कुछ बदल गया, कंटिन्यू कैसे कर रहा है? तो आज भी विवाह के मंत्र आपके वही पढ़े जा रहे हैं जो ऋग्वेद में पढ़े जाते थे। आज भी आपकी पूजा की पद्धति जो ब्राह्मण ग्रंथों में है, उसी तरह पूजा की पद्धति है। आज भी आदि शंकराचार्य ने जो पंच पूजा का विधान किया, आप वैष्णव हैं, भगवान विष्णु आपके मंदिर के मूल में होते हैं, बाकी अन्य देवता साथ में होते हैं। शैव हैं तो भगवान शिव बीच में होते हैं, शाक्त हैं तो माता दुर्गा होती है, काली होती है। तो आज भी कंटिन्यूटी जो है उसका, ये भारत की सबसे सुंदर विशेषता है। और यही दुनिया के उन 5 आसुरी ताकतें, ये आसुरी ताकतें हमेशा रही है हमारे यहाँ। आप अगर ऋग्वेद से ही लें तो देव और देवासुर संग्राम चलता रहा, पुराणों में चलता रहा। रामायण आपका देवासुर संग्राम ही है, महाभारत देवासुर संग्राम ही है। तो हम हमेशा लड़ते रहे, ये बात एक आज की पीढ़ी को याद रखना है कि हम हमेशा लड़ते रहे। हमें जो कहा जाता है कि हम लड़ने वाले नहीं थे, हमने आक्रमण नहीं किए। हमने अभी हाल फिलहाल ही आप बताया है कि जो खासकर जो खलीफाओं का शासन था, वो जब भारत में सिंध में घुसा तो बप्पा रावल, नागभट्ट, इन लोगों ने उनकी सेना को अरब तक खदेड़ दिया, ईरान तक पे कब्जा किया। हमें ये जानबूझ के बताया गया, क्योंकि हमारे यहाँ आपको एक कथा आएगी रामायण में हनुमान जी की, कि अपनी शक्ति को अगर जब आप भूल जाते हैं तो आपको याद दिलाने वाला चाहिए। तो कोई याद दिलाने वाले को ही जब आपकी शक्ति का नहीं पता हो, किसी जामवंत को नहीं पता हो, तो आप अपनी शक्ति भूले रहेंगे। और इसीलिए रामायण का ये प्रसंग जो है, यानी हमारे महापुरुष जानते थे कि हमारी जो सभ्यता है उसमें भविष्य में आघात होंगे और हमें भूलने को कहा जाएगा, भुलवाया जाएगा, भूलने की हमारी आदत भी विकसित हो जाएगी। इसलिए उस शक्ति को याद रखने की जरूरत है कि हमने लड़ाइयाँ लड़ी है, तब हम जीते हैं। हम सिर्फ कटते नहीं रहे, हम सिर्फ मरते नहीं रहे। हमने अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का हर तरह से प्रयास किया। और इसलिए तुर्क से लेकर ब्रिटिशर्स तक जो है, वो जो मार कर लोगों को जनेऊ तौलते रहे, वो जानते थे कि ये सभ्यता के वाहक हैं, जिनको ब्राह्मण वर्ग कहा गया, और इसलिए उनको तौलते रहे। वो आप देखेंगे अकबर का शासन, जिनको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, जनेऊ तौला जाता था कि कितने लोग मार के उनके जनेऊ जो है, और जो धागे का बंधा होता है, सोचिए उसके वजन कितने। तो वो कोशिश करते रहे कि कंटिन्यूटी ना रहे, परंतु आज भी कंटिन्यूटी है। हाँ, हम सिकुड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो जो 5वीं जो असुर शक्तियां हैं, जो मैं अब इसको डिफाइन करूंगा, उसने कहा कि हम ऐसे इनको नहीं जीत सकते। इनको अगर जीतना है तो इनको ही अंग्रेज बनाना होगा, इनको ही बिल्कुल अपने लोगों के विरुद्ध इनको खड़ा करना होगा। माँ बाप के विरुद्ध बच्चों को, बच्चे के विरुद्ध माँ बाप को, पति के विरुद्ध पत्नी को, यानी हर घर में एक महाभारत करानी होगी, तब जाकर हम इनको नष्ट कर पाएंगे। ये मैकाले की थ्योरी थी पूरी कि कैसे हम बदल सकते हैं, काले अंग्रेज पैदा करना जो है, और जिसके कारण ये बदलाव आज दिख रहा है। आज आपको दिख रहा है, आज ही भारत में आपको देखिए शाहरुख खान के बेटे पे हुआ, आज का बच्चा ड्रग और ये एक शाहरुख खान बड़ा है तो आपको पता चल रहा है, वरना आज यूथ देख लीजिए दिल्ली में, आपको आप धर्म की बातें आप उनके मुंह से नहीं सुन सकते। परिवार में देखिए कि कलह होता जा रहा है। दिल्ली जैसे शहर में, महानगर है, हर साल 10 से 12 लाख तलाक हो रहे हैं। तो उसने जो सोचा था वो कि हम बहुत लंबे समय तक शासन तो नहीं कर सकते, परंतु ये मेंटलिटी लंबे समय तक शासन कर सकती है, और वो उसको कंटिन्यू जो है करने के लिए उन्होंने जो कुछ थ्योरियाँ दी, वो थ्योरी जो है आज आपको वो दिख रहा है। तो लॉन्ग टर्म में यदि हमने रिवाइवल, जिसको पुनरुत्थान कहा गया है, हिंदू संस्कृति का, हिंदू सभ्यता का अगर रिवाइवल नहीं करते हैं, जिसको आप अगर फ्रांस में कहें कि पुनर्जागरण, तो अच्छी बात है। आपको हिंदू धर्म का पुनर्जागरण करना होगा। और भारत जब जब संकट में रहा, हिंदू धर्म के पुनर्जागरण ने
भारत को बचाया। अब इसके कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि मैंने आपको आदि शंकर का कहा, उस समय पूरा देश बौद्ध होता जा रहा था। बौद्ध का जो विकृत स्वरूप है वज्रयानी बौद्ध, वो होता जा रहा था। पूरा बंगाल, पूरा नॉर्थ इंडिया जो है, तो आदि शंकर का आध्यात्मिक आंदोलन खड़ा हुआ और उसने पुनः भारत में सनातन की स्थापना की। जिस समय बप्पा रावल नागभट्ट हैं, उस समय आप देखेंगे मेधातिथि ऋषि और देवल ऋषि हैं, जो पुनः जो लोग इस्लाम में कन्वर्ट कर दिए गए उन सबको पुनः हिंदू धर्म में लाकर उनका पूरा ज्ञान, और मेधातिथि का जो भाष्य है मनुस्मृति पर, वो आज भी उस जोड़ का कोई भाष्य नहीं होता। फिर आप देखेंगे कि जब हम 1300 ईस्वी में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य का, रामानंद जी का, ये लंबा एक वल्लभ संप्रदाय का एक लंबा जो है आंदोलन आध्यात्मिक चलता है। फिर आप देखिए कि उसके बाद जब पुष्यमित्र शुंग का शासन होता है बौद्ध धर्म को समाप्त करके, वो सबसे पहला काम क्या करता है जो भारत के आज के शासक नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहले वो हमारे जो ग्रंथों को उन्होंने दूषित कर दिया था, मिलावट कर दिया था, उन सबको पुनः से लिखवाना शुरू किया। अब देखिए, जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ कि बौद्धों ने ये लिखवाया दशरथ जातक कथा। अब सबसे पहले रामायण को बदनाम करना था, क्योंकि राम तो जन जन में पहुंच गए थे वाल्मीकि जी की रामायण के बाद, और फिर उसके बाद काफ़ी, तो दशरथ जातक कथा लिखाई गई, बौद्ध धर्म की तरफ से लिखवाई गई। भगवान बुद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे ईसा से ने कोई ईसाइयत नहीं चलाई थी, पॉल ने चलाया, उसी तरह भगवान बुद्ध ने कोई धर्म नहीं चलाया था, उसके बाद के लोगों ने चलाया। तो उसमें आप देखेंगे कि दशरथ जातक कथा में राम और सीता का, दोनों भाई बहन हैं, सगे भाई बहन हैं, और दोनों का विवाह कराया जाता है। यानी हमारे लिटरेचर में उस समय से छेपक यानी मिलावट जोड़ने का काम शुरू हुआ। तो जब शुंग वंश का शासन आया और बृहदस्त्र जब आखिरी मौर्य थे, तो उनको खत्म करके जब शुंग वंश का शासन आया पुष्यमित्र शुंग ने, उन्होंने बड़े पैमाने पर जो है जो शास्त्रों का पुनरुद्धार करना शुरू किया, जिससे हमारे शास्त्र बच गए। जब फिर गुप्त वंश का शासन आया, उस समय कालिदास, बारामिर, ये सब बड़े बड़े विद्वान, उन्होंने पुनः उनको उभारा पूरा जो है हमारी संस्कृति को। और जब 1300 ईस्वी के आसपास हम देखते हैं कि जब दिल्ली में इस्लामी सल्तनत बनती है, तो दक्षिण में इस्लाम के दो हिंदू कन्वर्ट हो चुके थे इस्लाम में, हरिहर और बुक्का, उनको माधवाचार्य जी, फिर मैंने कहा वही आध्यात्मिक आंदोलन, माधवाचार्य जी उनको जो है पुनः विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कराते हैं। जो विजयनगर साम्राज्य मुगल भी उसको छू नहीं सकते। आपको कृष्णदेवराय जी की कहानी आपको ध्यान होगा, 300-350 साल तक अक्षुण्ण वो राज्य रहा। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होते ही आज जो वेद पर सबसे ऑथेंटिक भाष्य माना जाता है, सायणाचार्य का भाष्य माना जाता है, और सायणाचार्य को सबसे पहले पूरी जो हरिहर बुक्का का जो साम्राज्य था, उन्होंने पूरा टीम दिया कि हमें पुनः अपने शास्त्रों को उभारना है, और सायणाचार्य ने पूरी टीम के साथ वेदों के जो भाष्य लिखे वो आज भी। उसके बाद हम फिर मध्यकाल में आते हैं, 1300 के आगे बढ़ते हैं। बढ़ते जब अकबर का शासन चल रहा है, तो आप देखिए तुलसी, सूरदास, अकबर से मुगल काल से ठीक पहले जब लोधी वंश का शासन है, मीरा, उससे पहले रविदास, कबीर, उसके मुगल, तो आप देखिए वो लंबी यात्रा जो है, यानी भारत में वो आंदोलन होता रहा, चलता रहा, जिससे कि वो संस्कृति की धारा सूख नहीं पाई। और उसके बाद जब हम आधुनिक काल में आते हैं, ब्रिटिशर्स आ गए, पुर्तगाल आए, ब्रिटिशर्स आए, फिर क्या किया उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होगा, ब्राह्मणवाद शब्द उछालना पड़ गया, धर्म को, हिंदू धर्म को ब्राह्मण धर्म कहा गया, और एक गाली पूरी जो है आप उनके साहित्य से दलित ब्राह्मण एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया उसमें समाज में, ताकि हिंदू समाज एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो जाए, एक दूसरे का शत्रु बन जाए। तो आधुनिक काल में आप देखते हैं कि दयानंद सरस्वती का आंदोलन है, रामकृष्ण परमहंस का आंदोलन है, विवेकानंद का आंदोलन है, महर्षि अरविंद का आंदोलन है। तो पूरी यात्रा वो चली जिससे संस्कृति बची। आज आवश्यकता है उस यात्रा को कंटिन्यू करने की। इतिहास साक्षी है कि हम बचे, क्योंकि हम शस्त्र और शास्त्र के जरिए हमारे योद्धाओं ने, नागभट्ट ने, बप्पा रावल ने, पृथ्वीराज चौहान ने, पुष्यमित्र शुंग ने, गुप्त वंश ने, हर्ष ने, आगे आप देखेंगे कि राजपूताना ने, शिवाजी महाराज ने,
हम लगातार लड़े, जो छात्र धर्म है उसका पालन किया, दूसरा जो ब्राह्मण धर्म है उसका पालन किया, और उस बीच हमने उस अपने साहित्य को सूखने नहीं दिया, बढ़ाते चले गए, धारा को टूटने नहीं दिया, जिसके कारण हिंदू सनातन परंपरा, सभ्यता, संस्कृति और ये भारत देश बचा रह गया। वरना आप देखिए आज मेसोपोटामिया कहाँ है, मिस्र कहाँ है, फारस कहाँ है, यूनान कहाँ है। दुनिया की हर सभ्यता को ईसाइयत और इस्लाम ने रौंद दिया, खत्म कर दिया, पर भारत में 1000 साल शासन करने के बावजूद वो अगर ये नहीं कर पाए तो हमारे जो शस्त्र और शास्त्र की परंपरा है, उस दोनों परंपरा ने एक दूसरे का पूरक बनकर, जब राजा जीतते थे, जब बप्परावर और नागभट्ट जीत रहे हैं उनको, तो देवल ऋषि और मेधातिथि समाज को सनातन में वापस ला रहे हैं। जब राजा राजशेखर केरल में, तो शंकराचार्य का उदय होता है। तो आप देखिए कि दोनों जो हमारे भगवान के हाथ में, हर भगवान के हाथ में देखेंगे कि वेद भी हैं और धनुष्वान भी हैं। तो आपको दोनों हाथों से अपने धर्म की रक्षा करनी होगी, और इसीलिए सनातन में वर्ण था, जातियां नहीं थी। वर्ण मतलब स्वभाव होता है, बिल्कुल आप जिस चीज का वर्ण करते हैं, अपने स्वभाव को पहचानते हुए, आज अगर कोई, काफी लोग अपना जो जॉब छोड़ के अपना व्यवसाय करते हैं जिसमें उनकी रुचि होती है, रुचि वही स्वभाव है। तो जिसने शस्त्र को धारण किया वो क्षत्रिय कहलाया, जिसने शास्त्र को धारण किया वो ब्राह्मण कहलाया, जिसने व्यापार को, धन पुरुषार्थ में 4 में धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, तो उसमें आपको धन जो है, जिसने धन के प्रवाह को कंटिन्यू करने का सोचा उसने वैश्य वर्ण को अपनाया। और आज का जो सर्विस सेक्टर है वो शूद्र वर्ण है, वो कि सेवा। आज का सर्विस सेक्टर क्या है? हम जो आज अमेरिका के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? आज हम मैकडोनल्ड के क्या यहाँ आउटलेट खोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? जो सर्विस सेक्टर है वो आज का, वो उनको अंग्रेजों ने जातियों में कन्वर्ट करके लड़ाने का स्वभाव किया। खुद भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्वभावगत है ये वर्ण। और इसका आपको उदाहरण मिलेगा कि जो आज आप सबको वो मंत्र याद है, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वो किसी जन्मगत ब्राह्मण ने नहीं लिखा, विश्वामित्र ने लिखा, जो जन्म से तो क्षत्रिय थे और कर्म से ब्राह्मण थे। वेद व्यास जी को आप देखिए, वो अपने ब्राह्मणत्व, उन्होंने अपने कर्म से ब्राह्मणत्व को किया। अगर आज के इन अंग्रेजों और आज की जो हमारा संविधान है उसके परिभाषा को अगर मान लेंगे, जो कट पेस्ट पूरी दुनिया से लाया, तो हमको मानना पड़ेगा वेद व्यास जी तो एक धीवर माता की, मत्स्य माता की संतान थे, तो वो दूसरी ओबीसी कहलाएंगे, वो अनुसूचित जाति कहलाएंगे। हमारे संविधान, हमारे शास्त्रों ने हमें नहीं बांटा, किसी मनुस्मृति ने, किसी वेद ने, हमें बांटा हमारे संविधान ने, जिसने कहा कि अब ब्राह्मण का बेटा पूरी जीवन ब्राह्मण होगा, अब शूद्र का बेटा पूरा जीवन शूद्र होगा। वो चाहे भी तो नहीं निकल सकता, और वो चाहे भी तो अपलिफ्ट नहीं कर सकता, और ये चाहे भी गरीब होके कि वो उस वर्ण में चला जाए, नहीं कर सकता। और इसकी व्यवस्था की 30 के दशक में, 32 में करीब अंग्रेजों ने जातिगत जो जनगणना के जरिए उसको फिक्स करने का जो प्रयास किया। आज भी भारत के राजनेता जातिगत जनगणना मांग रहे हैं, वो इसी तरह, क्योंकि उनकी राजनीति उसी से चलती है। वो वोट की राजनीति करते, वो भारत की राजनीति नहीं करते, वो राजनीति करते, वो राष्ट्र नीति नहीं करते। और इसीलिए यदुकुल के जो शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण रहे, जिन्होंने पूरा महाभारत रचा, पूर्ण अवतार जिनको कहा, आज उनको ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया है, मंडल कमीशन बनाकर उसको लागू करके। आप सोचिए भारत का विकास हुआ है या भारत की अवनति हुई है? एक पूर्ण परमात्मा जिस कुल में जन्म लेते हैं उसको ओबीसी कह रहे हैं, और उसके लिए लोग लड़ रहे हैं। यानी आपके मस्तिष्क पर ऐसा प्रहार किया है उन्होंने, हमारे भारत के लोगों के मस्तिष्क पर, कि हम पद दलित होने के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे जाति को इसमें शामिल कर दो। हम उठने के लिए नहीं लड़ रहे। विश्वामित्र ने क्षत्रिय होकर ब्राह्मणत्व की लड़ाई लड़ी थी, ब्रह्म ऋषि होने की लड़ाई लड़ी थी। और आज हम क्या लड़ रहे हैं? मेरी जाति को तुम अनुसूचित में डाल दो, ओबीसी में डाल दो। यानी हमारी विकास यात्रा है या हमारी अधोगति की यात्रा है, ये हमें सोचना होगा। भारत का विकास नहीं हो रहा,
भारत का विकास हुआ था, इसको स्वर्ण काल कहते हैं। हमारा गुप्त वंश स्वर्ण काल था। और यदि हम वाल्मीकि जी के रामायण को पढ़ें तो अयोध्या पूरे मानव सभ्यता के इतिहास की प्रथम राजधानी है, प्रथम नगरी है। महाराज मनु ने जो बताया, वहाँ 7 मंजिलें इमारत हैं, एक जैसे इमारत हैं। क्या एक जैसे आज इमारत मिलते हैं देश की राजधानी में? प्लॉट काट काट के अस्त व्यस्त, आपने कहीं 20 फुट की सड़क है, कहीं 40 फुट की सड़क है। विकास हुआ या अवनति हुई है? लेकिन अयोध्या को पढ़िए कि सड़कें कितनी चौड़ी थी, सड़कों पे मिट्टी न उड़े तो पानी का छिड़काव किया जाता था, महिलाएं कितनी सशक्त थी, नाटकों में भाग लेती थी। वहाँ की व्यवस्था कैसी थी, समाज की व्यवस्था, ये जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। लेकिन हम पढ़े नहीं, इसलिए उन्होंने व्यवस्था की, ये तो मिथक है। उन्होंने एक शब्द रचा माइथोलॉजी से मिथक, कि आपको लगे ये सब तो झूठ है। महाभारत और रामायण हमारे इतिहास हैं, लेकिन हमारे इतिहास कहाँ से पढ़े जाते? अब उनके पास तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने यूनान के सिकंदर की कहानी, जो ग्रीक और यूनान से लेकर यूरोप ने अपने एक इतिहास को बनाने का प्रयास किया है। अब वहाँ से उनके पास तो कुछ था नहीं। आपको जब भारत का स्वर्ण काल था, उस समय यूरोप में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। और हमें क्या पढ़ाया गया? अंग्रेज आए और हमें क्या करके गए? डेवलप कर दिया, हमें रेल दिया, हमें ये दिया। आप ये देखिए, हमारा सिल्क रूट था, कभी हम यहाँ से यूरोप तक व्यापार करते थे। कोई दरिद्र के घर जाता है भोजन करने क्या? भारत अमीर था, सभ्य था, इसको लूटने के लिए कोलंबस ढूंढ रहा है, वास्को डिगामा ढूंढ रहा है। हमें क्या पढ़ाया गया? वास्को डिगामा, भारत की खोज किसने की? जैसे उससे पहले भारत नहीं था। एक लुटेरा जो धर्मांतरण करने और लूटने आया, उसे भारत का खोजक बता दिया गया इस इतिहास में। तो वो लूटने आए थे। वो केरल के धरती पर जो मसालों का व्यापार होता था, हमारी समृद्धि पूरी दुनिया में गूंज रही थी, तभी कोई कोलंबस चल रहा है, कोई वास्को डिगामा चल रहा है, उससे पहले कोई तुर्क चल रहा है, कोई अरब चल रहा है, कोई मुगल चल रहा है, कोई पठान चल रहा है। दुनिया की पूरी यात्रा यहाँ क्यों हो रही है? जो हमें समझाया गया कि हम तो बाहर के लोग हैं, हम तो ओरिजिनल हैं, हम यूरोप से आए। तो यूरोप ने उस सभ्यता को छुआ क्यों नहीं? यूरोप ने वेद जैसे कोई शास्त्र रचे क्यों नहीं? यूरोप ने कोई रामायण और महाभारत जैसा शास्त्र रचा क्यों नहीं? ये बिल्कुल हमें विस्मृत करने का एक प्रयास था कि हम अपनी सभ्यता संस्कृति, अगर गर्भ नाल, हमारा जो गर्भ है, उस नाल से यदि कट जाए, एक फ्लावर अगर है, उसके अगर डंठल को काट देंगे तो वो सूख जाएगा। सभ्यता और संस्कृति के साथ यही होता है। तिब्बत उदाहरण है, बौद्ध धर्म से उसको काट दिया चाइना ने, खत्म हो रहा है। आप देख लीजिए पूरे यूरोप में मेसोपोटामिया इराक बन गया, क्या हुआ? खत्म हो रहा है। वो जो फारस था वो आज ईरान बन गया, क्या होगा? तो ये समझने की आवश्यकता है कि हमें रिवाइवल की तरफ जाना होगा, और वो रिवाइवल हमारा जो है समाज को ज्ञान के जरिए मिलेगा। पुनरुत्थान, पुनर्जागरण, जिसको आज के फ्रांस की क्रांति में रेनेसा कह लीजिए, वो पुनर्जागरण हमारे यहाँ, मैं ज़्यादा पीछे न जाके आदि शंकर से और महर्षि अरविंद तक की यात्रा को ही अगर समझेगा, आज की पीढ़ी समझेगी, तो वो रिवाइवल की तरफ अगर जाएगा तो भारत बचा रहेगा हमेशा। नहीं जाएगा तो हमारे महापुरुषों ने तो अब तक बचाया है, आगे की पीढ़ी क्या करेगी मालूम नहीं। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी अरुण जी। अब आप जो प्रश्न पूछते हैं उनको क्रम के अनुसार उनको आगे रहिए। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी राजेश मोहन जी। संदीप जी से मैं एक चीज पूछना चाहता था कि ये जो हमारे यहाँ की जाति या वर्ण है, इनमें ऊपर नीचे क्यों ये उसका लेवल क्यों कर रहे हैं कि भाई ब्राह्मण ऊंचे हैं और शूद्र नीचे हैं, और बनिए उसको आप बराबर में क्या नहीं रख सकते हैं? सभी के काम का बराबर का महत्व है मेरे हिसाब से। कोई पढ़ाता है तो कोई मेहनत का काम करता है, या कोई टेक्नीशियन है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारे उसमें आप ऊपर नीचे क्यों कर देते हैं कि एक ऊंचा है दूसरा नीचे। ये हमने तो नहीं हम चीज रखेंगे जब तक आप। मैं समझ गया आपके प्रश्न को, मैं समझ गया। इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा।
संविधान का बड़ा, और वो अब हो नहीं सकता क्योंकि जाति की राजनीति भारत का एक सच बन गया है, बहुत बड़ा नासूर बन गया है। वो संविधान संशोधन से ही संभव है जो अब असंभव है। नहीं, आपने जैसे कहा ना कि हम जब ओबीसी बनना चाह रहे हैं तो हम नीचे जा रहे हैं, हमारी उन्नति नहीं हो रही। वो ओबीसी बनना संवैधानिक बनना है। संविधान में उसकी आप ओबीसी में उसमें क्या किया कि हम विशेष सुविधाएं देंगे क्योंकि आप कमजोर हैं। वो कमजोर बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं वही कहा कि वो तो संवैधानिक बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो नहीं कि वो समाज में बनने के लिए कर रहे हैं। समाज को बदलना पड़ेगा, संविधान बदलना होगा। समाज नहीं बदलना होगा, संविधान बदलना होगा। मेरे हिसाब से संविधान तभी बदलेगा जब समाज बदलेगा। कैसे बदलोगे आप? आज आपको देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओबीसी लिस्ट सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है, कोई राज्य नहीं बनाएगा। और जो राज्य बना रहे वो असंवैधानिक है क्योंकि राज्य अपनी राजनीति के कारण उसमें एक एक जातियां घुसेड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले ही पलट दिए। संदीप जी, सुप्रीम कोर्ट तो संविधान के अलावा और कहीं, उसके अलावा कहीं और बात ही नहीं कर सकती ना, समाज बात कर सकती। नहीं, सुप्रीम कोर्ट, देखिए एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट बने हुए कानून का एक द्वारपाल है, जिसका काम है कि कानून का सही पालन हो रहा है अथवा नहीं, वो लागू हो रहा है अथवा नहीं। कानून बनाने का अधिकार नहीं उसका, कानून में अगर गड़बड़ियां हैं उसको बताने, वो द्वारपाल की भूमिका में। ओबीसी में उसने यही कहा कि भारत में ये भेड़ चाल क्यों हो रहा है, हर जाति को ओबीसी में घुसेरने की क्या जरूरत हो रही है। तो 2200-2300 जो जातियां हैं वो केंद्र की सूची में है, वही पूरे देश में लागू होगा। राज्य अपनी अपनी जातियां लेकर नहीं आएंगे, सारे राज्य। आपको पता है अभी ओबीसी की आड़ में ममता बनर्जी 170 ओबीसी कैटेगरी बंगाल में है, जिसमें से 117 मुस्लिमों को आरक्षण दे रही है। जिस इस्लाम में समानता के दावे किए गए उनको आरक्षण दिया जा रहा है ओबीसी को काट के। तो सुप्रीम कोर्ट को तो ये चिंता थी, पर केंद्र सरकार को भी, क्योंकि राज्यों का दबाव, जातिगत राजनीति, तो केंद्र ने पूरा ही पलट दिया। उस पूरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ही पलट दिया। सारे सबको समान समझा जाए, अपने दिमाग में समान समझा जाए, उनको नीचा न माना जाए। हमारे ये संविधान के द्वारा ही होगा। ये संविधान कर रहा है राजेश जी, संविधान कर रहा है। हम लोग यहाँ पर थोड़ा मतलब डिबेट तो नहीं कर पाएंगे, हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं कुछ, ताकि उस पे हम लोग संदीप जी के विचार ले सकते हैं। हाँ जी, राइट, मतलब नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग मे बी, बट हम लोग शायद इनके विचार सुन सकते हैं अभी, सिंस वी हैव हिम हियर। सो और क्वेश्चन किन्हीं का है तो प्लीज। हाँ डॉक्टर गर्ग प्लीज बताइए। डॉक्टर पीके संदीप जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है जी डॉक्टर साहब, कि हम लोग समाज में आज कंटेम्परेरी समाज में जीवित हैं, हम 3 ऐसी चीजें क्या कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं और उस तरफ बढ़ सकते हैं। क्या जीवित है आपने बताया? जिस विषय के ऊपर आपने चर्चा की कि हमारे समाज में बदलाव आना चाहिए, हाँ, और दोष है उसकी तरफ, उसको ठीक करने की तरफ हम लोग, समाज के लोग, हम लोग 100 करोड़ लोग हैं, या जो हम लोग हैं, जैसे हम सुन रहे हैं आपकी बात, ऐसी 3 चीज ऐसी क्या कर सकते हैं आपके हिसाब से? क्या सुझाव अपने जीवन में, डेली जीवन में? देखिए, मैंने अगर इस पूरे जो स्पीच है उसमें ही बताया है कि सबसे पहली बात है कि रिवाइवल के लिए आपको ज्ञान, यानी आपको अपने पावर से, सनातन से नॉलेज लेना होगा। नॉलेज जो है, ज्ञान की जो यूरोप का रेनेसां क्या है, या फिर हमारा जो पूरा मध्यकाल का भक्ति आंदोलन क्या है। सबसे पहले हमें यह है कि हमें अपने जो शास्त्र हैं उसका अध्ययन करना, और उसकी जितनी भी नॉलेज हो। आज डिजिटल वर्ल्ड है, आज कोई ऐसा वर्ल्ड नहीं है कि शंकराचार्य की तरह कि हम केरल से केदारनाथ तक पैदल चलेंगे। आप उस नॉलेज को मैक्सिमम डिजिटल एक जन क्रांति है, मैं इसको अगर नॉलेज पावर है, उसके जरिए आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। पहली बात कि सबसे पहली बात कि अपने शास्त्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। हम सबके घर में रामायण और महाभारत लाल कपड़े में बंधा है, उसको निकालने की आवश्यकता है।
उसको जब पढ़ेंगे तो वहाँ की समाज व्यवस्था, राजनीति, अर्थव्यवस्था सब समझ में आएगा। तो हमको लगेगा, उससे आपके अंदर एक गौरव का भान होगा कि हम क्या थे। हमेशा जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, सुपरीटी कॉम्प्लेक्स जो होता है, वो जो दबा हुआ भाव है वो बाहर निकलेगा। और वो एक जो है, दूसरा आपको यह है कि हमारे यहाँ समाज में जिसको कि केवल शस्त्र और शास्त्र दोनों का समन्वय था, तो छोटे छोटे स्तर पे गुरुकुल स्थापित करके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे मॉडर्न शिक्षा छोड़ के गुरुकुल में जाएंगे ना, आपके पास जो समय है जिसको आप गेम में लगा रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, उसमें आप अपने आप को शारीरिक सौष्ठव में भी लगाइए। यानी आप कुछ ना कुछ चलाना जरूर सीखिए। मैंने आपको बताया कि हमारी छात्र शक्ति और हमारी ब्रह्म शक्ति दोनों मिलकर काम करती थी, तो उसको चलाना बहुत सीखिए, ये बहुत आवश्यक है, ताकि आपके अंदर एक आत्मविश्वास का भाव आए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप हमेशा डरे डरे रहेंगे। अंदर का आत्मविश्वास आपसे तभी आता है जब आपके पास नॉलेज हो और जब आपके पास बल हो। शक्ति और ज्ञान, ये दो बड़ी ताकत है, और इसलिए हमारे यहाँ आपको जो ज्ञान की भी देवी हैं, शक्ति की भी देवी हैं। तीसरा ये है कि धन जिनकी देवी है वो भी। हमारे यहाँ जो कम्युनिटी लेवल पे जो काम होता था, मंदिरों के जरिए होता था, वो पूरा व्यवस्था देखता था, अस्पताल की, शिक्षा की, और वो पूरी। संदीप जी, if you can articulate in 3 points, that will be really मैंने तीनों पॉइंट बताया आपको। मैंने आप शक्ति बताया आपको अभी, फिर आपको ज्ञान बताया, और तीसरा धन बता रहा हूँ मैं, वही मैं बता रहा हूँ। तो वो इन तीनों के जरिए आपको रिवाइवल लाना पड़ेगा, तब जाकर आप पुनः मतलब उस कंटिन्यूटी को मेंटेन रख पाएंगे, जो बड़ी मतलब आज के समय में मैं देख रहा हूँ उसका बड़ा तेजी से क्षरण हो रहा है। अगला प्रश्न मैंने एक्चुअली हाथ रेज किया था। मेरा ये है, आपने 3 जो बताए, इसमें मूल क्या रहेगा? ज्ञान, शक्ति या धन? नहीं, ये बैलेंस है, इसमें कुछ भी मूल नहीं हो सकता। आपके जो चारों पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ एक से नहीं बनता है, चारों मिलकर बनते हैं आपके, तो उसमें बैलेंस है। अगर हमारे जी, जैसे मान लिया आप धन कमा रहे हैं, जैसे आप इस्लाम ले, उसमें जकात जाता है, तो आपका एक धर्मांग। आप धन कमा रहे हैं तो आप शास्त्र चलाने नहीं जाएंगे, जो वो चलवा रहे हैं आप उनको डोनेट कर सकते हैं। जो शास्त्र चला रहे हैं, वो हो सकता है जो धर्म के प्रचार में लगे वो अपने आप को रक्षा ना कर पाए, वो उनकी रक्षा करेंगे, तो दो सब एक दूसरे पे आश्रित हैं। संदीप जी, वैसे तो आपने सारी बातें काफी क्लियर कर दी, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि आम आदमी जो होता है, आपकी बातें बिल्कुल सही है, आपने जो कहा, या 3 बातें और 4 बातें आप अरुण जी ने पूछी और सब डॉक्टर साहब ने पूछी, और जो आम आदमी होता है, बिल्कुल आम आदमी जो मजदूरी कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसको अपना भाव व्यक्त करने का डेमोक्रेसी में एक ही तरीका होता है कि वो वोट डाले। अब उसने तो वोट डाल करके भाजपा को चुन लिया, भाजपा का कहना क्या, संघ को चुन लिया, लेकिन उसके बाद भी लोग तो सत्ता में आ गए, फिर वही गड़बड़ का गड़बड़, तो आम आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो तो अपनी वो कैसे व्यक्त करे, ये उसका क्या तरीका? आपने बहुत अच्छी बात कही है। अब आम आदमी को इस मानसिक जड़ता से निकलना है कि मेरा अधिकार सिर्फ वोट तक है। आम आदमी का अधिकार आज मैंने कहा ना कि डिजिटल क्रांति, जब आप बोलेंगे, आप देखिए कि एक कोई अखलाक मरता है, वर्ल्ड लेवल पे शोर मचाया जाता है, वर्ल्ड लेवल पे किसी भी एक ट्रंप को उतारने के लिए वर्ल्ड लेवल पर शोर मचाया जाता है, पर हमारे यहाँ अपने हिंदू समाज के कोई सब शांति से बैठे होते हैं। शोर मचाने की ताकत आप विकसित कीजिए। वो आम आदमी 4000 के मोबाइल से भी मचाता है, ऐसा नहीं है, वो भी एक फेसबुक में पोस्ट डाल सकता है। आपको अपनी हक की आवाज, मैं ये नहीं कर रहा हूँ लड़ना, आवाज उठाइए। कोई भी सरकार झक मार के आपको सुनेगी, क्योंकि वो सबकी नज़र, आज सबके पास बड़े बड़े वॉर रूम बने हैं और नज़र रखे हुए हैं। उनको मालूम है कि जनता अब पहले की तरह नहीं है कि अंधेरे में डूबी रहेगी। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, उसमें भी 3 पॉइंट नहीं, एक ही पॉइंट, भारत की जनता आवाज़ उठाना सीखे। उसे बहुत दबा दिया गया है, ऑलरेडी दबाया गया है शुरू से। वो समझता है कि 5 साल हो गए, हमने वोट दिया, अब मेरा कर्तव्य खत्म है। अब अगर मेरा कर्तव्य खत्म है, लेकिन मेरे घर में कोई बीमार होता है, अस्पताल नहीं है, तो क्या होगा? वो व्यवस्था, हमने जो वोट किया, किसी के आपने देखा कि ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे हैं, हमने वोट किया, अगर व्यवस्था नहीं है तो हम शोर भी नहीं मचाएंगे, कोई नहीं सुनने वाला। अगले 5 साल बाद फिर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ जाएगी। हमें बिल्कुल जो पंचमक्कार शक्तियाँ जो मैं कहता हूँ, उनकी असली ताकत शोर मचाने में है।
वो मसीहवादी, मोहम्मदवादी, माओवादी, मैकालेवादी और मीडिया, ये जो शोर की ताकत है वो बहुत बड़ी है। पूरी एकेडमिया और मीडिया में कब्जे की लड़ाई है। किस लिए? क्योंकि हम बात बोल सकें और इन्फ्लुएंस कर सकें, जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंशियल पावर आपको विकसित करना होगा आम जनता को, और वो 4000 के मोबाइल ने आम जनता को वो ताकत दिया है। इसीलिए आप देखिएगा कि 4 चीज़ें करके भी मालूम है मुझे कि हो नहीं रहा, कई चीज़ें नहीं हो चाहते, लेकिन फिर भी रिवर्स में आना पड़ता है कि राहुल गांधी को जेनों ऊपर पहन लेना पड़ता है। कई बार आप देखेंगे कि यही सरकार है। सही बात आपने कहा कि हमने वोट किए थे, हमने इसलिए वोट नहीं किए कि मेरी सरकार जाए और सुप्रीम कोर्ट में कहे हिंदू बहुत दबंग है, इसलिए अल्पसंख्यकों को बचाना जरूरी है। जो अल्पसंख्यक आयोग एक असंवैधानिक आयोग है, सच्चर कमेटी लागू कर दे। हम इसलिए चुप नहीं रहे कि हम भाजपा के वोटर हैं जी, हम संघ के समर्थक हैं इसलिए हमको चुप रहना चाहिए ना। मेरा सनातन हमारी धारा से आता है, सनातन संस्कृति से आता है, जिसमें सबको समानता का अधिकार है। एक शिव के परिवार में मोर और सांप दोनों रह रहे हैं। हमारा सनातन किसी संघ से, किसी भाजपा से, किसी मोदी जी से नहीं आता। लेकिन जहां हम मान लेते हैं हमारा सनातन यहाँ से आता है, हम चुप लगा जाते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। और ये चुप्पी ही कांग्रेस को इतना लंबा समय दे दिया हम पे, क्योंकि उस समय बाद मुझे याद है मैं अखबार में जब जॉब करता था तब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो जनता के पास क्या अधिकार होते थे? लेटर टू एडिटर, एडिटर उस चिट्ठी को फाड़ देता था जो उसके अनुरूप नहीं है। एक तरफा यातायात था, टेलीविजन आया, रेडियो आया, ये एक तरफा यातायात था। आज 2 तरफा यातायात है। आप अपनी बात कहिए, पीएम को टैग कीजिए, जितने जो भी पोस्ट पे बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट और सब, सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि आज हम पर सोशल मीडिया का दबाव है, वो सुन रहे हैं उसको। हमें सुनाना पड़ेगा, और ना सुने तो डंके की चोट पे सुनाना पड़ेगा। हमें लाउड होना पड़ेगा। अनिल जी प्लीज। संदीप जी, ये जो आपका सारा बातचीत हुई उसके अंदर आपने बताया कि कैसे कैसे हमारा देश समृद्ध था। मेरा भूतकाल कितना भी समृद्ध क्यों ना रहा हो, अगर आज मेरे पास रोटी खाने के लिए नहीं है तो मेरी जो गिनती है वो आज के हिसाब से ही होगी। मैं अपने भारतवर्ष में देखता हूँ, वो जो आपने बताया समृद्धि वाला पीरियड, वो बचेगा कि नहीं बचेगा? ये जो आप ज्ञान और ये धर्म या एक चीज और कही है, इससे मैं देखता हूँ कि व्यक्ति का जो निजी जीवन है वो तो थोड़ा सा ऊपर उठता है, लेकिन उस बातों का सामाजिक जीवन के अंदर, राष्ट्र जीवन के अंदर कोई जगह नहीं है। सीधा सीधा अगर हम प्रैक्टिकल शेप में आए, भले ही धर्मांतरण के द्वारा हो और भले ही मुसलमानों के द्वारा हो, कभी दिल्ली का कांड होता है, कल जयपुर का कांड हो गया, कभी कश्मीर का कांड होता है, और इस सारे के अंदर जैसा नेतृत्व कभी कृष्ण ने किया होगा, कभी और महापुरुषों ने किया होगा, शिवाजी ने किया होगा, वैसा नेतृत्व आज देश में, अगर मैं सीधी भाषा में कहूं कि संघ समेत भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। हम कहते हैं कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो जो बात है वो क्या है, वो भी नजर नहीं आती। तो ऐसे में अपना ये देश इन सब बातों का मुकाबला कैसे करे, कैसे बचे? क्योंकि देश के आम जो आदमी है उसकी मानसिकता तो इस प्रकार की नजर नहीं आ रही, और नेतृत्व हमारे देश के अंदर कोई ऐसा है नहीं। हम बात करते हैं कई बार 20 करोड़ लोगों का क्या करें, तो मैंने उनको कहा कि 20 करोड़ लोगों को क्लियर है कि 110 करोड़ लोगों का क्या करना है, और 110 करोड़ लोग अभी संशय में है कि हम 20 करोड़ लोगों का क्या करें, और 20 करोड़ लोगों को अपना टारगेट क्लियर है। तो ऐसे में भारत आगे जाकर के कैसे बचेगा, इसका थोड़ा सा कोई आपने अपने सवाल में ही जवाब भी दिया है। आप अगर ध्यान से देखें अपने सवाल को, तो आपने जवाब भी दिया है। अब जैसे आपने बताया कि ज्ञान आदि के जरिए हम नहीं कर सकते, इसका फिर आपने एक जवाब दिया कि आज संघ सहित, भाजपा सहित नहीं कर पा रहे हैं। उसकी दिक्कत यह है कि उनके पास नॉलेज पावर नहीं है। वो भारत को 1925 से मानते हैं, कांग्रेस 1947 से मानती है,
और इसीलिए मैंने आपको कहा कि एक हरिहर बुक्का ने जब साम्राज्य बनाया तो सबसे पहले सायणाचार्य को खड़ा किया कि साहित्य रचो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि और आज जरस्त्रवादी क्यों मिट गए, उनके लिटरेचर खत्म हो चुके हैं। तो ये जो सरकार आई उसको चूंकि नॉलेज नहीं था, तो 7 साल में एजुकेशन में क्या करना ये पता ही नहीं था कि एजुकेशन से भी बदलाव आता है। मुरली मनोहर जोशी जी आए, उन्होंने तुरंत लागू किया। कपिल सिब्बल आया, तुरंत लागू कर दिया। 5 जो हमारे शिक्षा मंत्री थे नेहरू जी के बाद और इंदिरा के समय, वो लागू किए। ये 7 साल तक कुछ इनको क्यों, क्योंकि नॉलेज पावर नहीं था। आप अगर, और आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा क्योंकि मेरा तो सबके साथ मिलना जुलना भी रहा, मैं जो PM हैं, गृह मंत्री हैं, भागवत जी, सबसे मिला हूँ। भागवत जी कहते हैं कि मैंने भागवत ही नहीं पढ़ी, तो कॉन्फिडेंस लेवल हिल जाता है कि वो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप देखो आपके पास एक सुंदर सी कविता थी, कितने कॉन्फिडेंस से आपने बोला। पर अगर नहीं कुछ हो तो आप सोच के अंदर से देखिए कि अगर कुछ नहीं है तो हम क्लास में भी प्रश्न पूछने से बचते थे, सीधी सी बात है, हम प्रश्न पूछने से भी बचते थे। तो जो ज्ञान है आपको वो कॉन्फिडेंस लेवल लाता है। अगर वो नॉलेज होता तो आते ही ये शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करते जो पूरी जनता को मथता। लेकिन शिक्षा व्यवस्था, आपको बताऊं, मेरी किताब थी कहानी कम्युनिस्टों की, उस किताब का लोकार्पण शिक्षा मंत्री करने वाले थे और कार्ड में नाम आ गया। उन्होंने कहा यार तुम तो मुझे नेहरू को कम्युनिस्ट लिख दिया हो। मैंने कहा मैंने तो नहीं लिखा। सीताराम गोयल जी की किताब में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक फिलिप स्प्रैट ने लिखा। अच्छा, लिखा था क्या, यानी नॉलेज नहीं है, और वो भाग गए क्योंकि मुझे भगवाकरण का आरोप लग जाएगा। तो जो लोग सत्ता में हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि लीडर्स नहीं है, नॉलेज पावर बहुत जरूरी है। और आज आप कह रहे हैं, एक दौर था, आप इस 2009 से पहले का दौर ले लो, कि क्या खुल के इस्लाम पे इतनी बात होती थी। आज दुनिया उनकी पूरी नृशंसता को देख रही है, डिस्कोर्स कर रही है, आज खुल के बात हो रही है, वो बात नहीं होती थी। और आप अगर देखेंगे कि 2001 में हुआ था 9/11 के बाद 14 के बीच में इतनी आतंकी घटनाएं हुई, चर्चा नहीं। लेकिन आज छोटे जो हर यूट्यूबर, हर फेसबुक, अब इससे क्या हुआ है कि पूरी दुनिया में एक भयानक दबाव आ गया है। आप उनको देखिएगा, उनके प्रति फ्रांस जो एक्शन ले रहा है, कभी फ्रांस ले सकता था क्या? कभी वो फ्रांस का दबाव भारत के प्राइम मिनिस्टर पे भी पड़ना चाहिए। जो भारत के प्राइम मिनिस्टर, उनकी सरकार कहती है हिंदू दबंग है इसलिए हमको अल्पसंख्यकों को अधिकार देना है। फ्रांस लोकतांत्रिक देश हो के, छोटा सा देश हो के कह सकता है, भारत नहीं कह सकता। वो दबाव एक दूसरे पर रिफ्लेक्ट होगा। और आज संयुक्त राष्ट्र संघ को भी अंदर से प्राइम मिनिस्टर चुनौती दे रहे हैं कि आप अप्रासंगिक हो जाएंगे क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ बोल नहीं रहा, अब उसको बोलना पड़ेगा। तो ये आप जब देखेंगे कि नॉलेज जो है आज के समय में भी हम और आप बात कर रहे हैं, नॉलेज के पावर से बात कर रहे हैं, उससे बड़ा कोई पावर नहीं है। और इसीलिए आपको एक और इसका उदाहरण देता हूं कि पूरे जो 57 इस्लामिक देश हैं, वहां का नॉलेज एक किताब में बंद है। भारत की इकोनॉमी को आज के समय प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, अब कोरोना से पहले, कोरोना का तो काफी डैमेज किया, कि हम $3 ट्रिलियन तक जो है अपनी इकोनॉमी को ले जाएंगे, जो वो कह रहे थे। पूरे 57 इस्लामिक देश की पूरी GDP मिलाकर $2 ट्रिलियन होता है। एक किताब, तेल आज सूख जाए उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो नॉलेज बहुत जरूरी चीज है और आम जनता इसको, आज के समय में सरकार ने एजुकेशन नहीं बदला, लेकिन कोई नीरज ऐतरी इस्लाम समझा रहा है सरकार की बारे में, कोई संजय दीक्षित समझा रहा है, कोई संदीप देव समझा रहा है। जनता उससे जागरूक हो रही है और जनता सवाल पूछ रही है। आपकी ताकत आपके सवाल पूछने में है। आप किसी अंबानी की तरफ पैसा बन के उससे मुकाबला नहीं कर सकते, आप सवाल पूछ के उसका मुकाबला कर सकते। इसलिए ज्ञान को सबसे ऊपर माना गया है। आप सिर्फ सवाल पूछेंगे कि भैया आपको ये क्यों छूट दिया गया, ये लगातार लिखिए, आप देखिए कि स्थिति कैसे होती है। और मैं तो लगातार देख रहा हूँ। ये बात भी आपने बहुत सही कही कि चीजें उस तरह से बदलती नहीं दिख रही है संघ और भाजपा में। वो मैंने आपको बताया कि उनके लिए भारत 1925 से शुरू होता है। मैंने तो गोलवलकर जी की बायोग्राफी लिखने में मुझे इतनी कठिनाई आई, 1 साल वो किताब रुकी रही, क्योंकि कोई संघ से बाहर का व्यक्ति कैसे लिख दिया। और ये तो क्या भारत का इतिहास उसमें लिख रहा है। अगर गुरु गोलवलकर जी हैं तो उसके साथ साथ तो भारत का इतिहास भी चल रहा है ना। वो उनकी किताबों में नहीं है जिन्होंने संघ को विचार दिया। और 1 साल, वो तो फिर भागवत जी ने बाद में 1 साल रुकी रही प्रभात प्रकाशन से, बाद में वो जाके पास हुई। ये स्थिति है, इसकी जड़ता को तोड़ना है। एक एजुकेशन मिनिस्टर अगर पीएच स्कॉलर है, प्रोफेसर है, मुरली मनोहर जोशी, उनकी कार्यप्रणाली देख लीजिए, और एक प्रकाश जावड़ेकर और धर्मेंद्र प्रधान की कार्यप्रणाली देख लीजिए, आपको एजुकेशन के स्तर का पता चल जाएगा कि किसकी कार्यप्रणाली। 2 भाजपा की सरकार है, एक प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी,
और एक देख लीजिए धर्मेंद्र प्रधान और प्रकाश जावड़ेकर और कौन कौन निशंक, आप देख लीजिए दोनों के आपको इम्प्लीमेंटेशन में फर्क नजर आ जाएगा। तो हमारे शासन में ऐसे लोग होने चाहिए। आज के शासन में आप 10 अच्छे मंत्री बता दीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो बड़ी दिक्कत आ रही है। खैर, आपका विचार है, हम आपके विचार सुन रहे हैं, अच्छी बात है। बट आप, मेरे ख्याल, आप कहाँ पर हैं संदीप जी? आप इंडिया में रहते हैं? कहाँ पर रहते हैं? दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं। हम थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिकन लोग हैं, ये डॉक्टर गर्ग और मैं कनाडा में हूँ या अमेरिका में हैं। हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि हम क्या हेल्प कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर गर्ग भी पूछ रहे हैं कि हम ऐसी 3 चीजें क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा उद्देश्य जो है वो पूरा हो। कल मैं तारिक फतेह साहब का एक जयपुर डायलॉग में सुन रहा था। उन्होंने साफ साफ बोला कि हिंदू तो डरपोक है, वो ना पॉलिटिक्स में आता है, ना किसी को चैलेंज करना चाहता है। उसका अपना सोच सीईओ बन गया, उसका लड़का सीईओ बन गया, अच्छा बन गया, डॉक्टर इंजीनियर बन गया, दोनों अपना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सब वो ही इज सेटिस्फाइड विद दैट। बट दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस। ही सेड कि कोई हिंदू जो है, कैनेडियन पॉलिटिक्स की बात करता हूँ मैं, यहाँ पर 10 मुस्लिम एमपी खड़े हुए जीत के गए हैं और कम से कम 8 सरदार सिख लोग जो है वो जीत के गए हैं। हिंदू एक भी नहीं है उसमें से, जबकि हिंदू की पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत है। तो हम चाहते थे कि या तो पॉलिटिक्स के थ्रू या कहीं पे अपनी आवाज कैसे सुनाई जाए। हाउ डू वी मेक आवर वॉइस हर्ड। डॉक्टर गर्ग का भी हमेशा से ये सवाल रहता है कि हम क्या कर सकते हैं। मेरा ख्याल से तो हम पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। पॉलिटिक्स में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स एक समाज का जो है ईंधन होता है, क्योंकि पर आप देखिए कि पॉलिटिक्स में आज हमारे नज़र में, मैंने तो उन पर पुस्तक लिखी है, नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या वो ट्रंप की तरह इस्लामिक आतंकवाद बोल पाए 7 साल में? और जिसको लेफ्ट कहा गया, फ्रांस के मैक्रों को, क्या जो जिस तरह से बुर्का प्रतिबंधित किया उन्होंने, जैसे 6 मस्जिद अभी मदर से बैन कर रहे हैं, क्या ये कर पाए? पॉलिटिक्स में भी आपको उस नॉलेज की पावर के साथ जाना होगा। 303 सीट होकर भी अब आपको दो और यहाँ भारत से उदाहरण देता हूँ मैं। भारत में मदरसों में आसाम में कार्रवाई हो रही है, ये यूपी में कार्रवाई हो रही है। आपको दिल्ली में हूँ मैं, दिल्ली से बगैर यूपी और दिल्ली के 2 पॉलिटिशियन का कार्रवाई समझाऊँ। शाहीन बाग दिल्ली में हो गया, 53 लोग मारे गए। मैं दिल्ली में दंगे में गिरा हुआ था, मैं तो क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ लंबे समय तक, दैनिक जागरण इन सब में, और इसमें दंगे में इतना दंगा नहीं देखा था जो आज देखा। शाहीन बाग होने दिया गया, लेकिन कोई लखनऊ में बैठने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहा? एक ही पार्टी, मैं आपको इसलिए अंतर बता रहा हूँ। लखनऊ में क्यों नहीं रात में बैठे, कंबल पे पूरा पानी डलवा दिया, गायब, सब गायब, क्यों नहीं बैठे? आज किसान आंदोलन जो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, और ये आपको जब भारत का तिरंगा किसी ने नोच के हटा दिया लाल किला से, अपना पंथी झंडा ठहरा दिया, आप उस आधार पर कार्रवाई कर सकते थे। एक झंडे के लिए सैनिक अपनी जान देता है, आपने कुछ नहीं किया। एक किसान आंदोलन में लड़की का रेप होता है, आपने कुछ नहीं किया, इस आधार पे वो खत्म हो सकता था। और किसान आंदोलन होता तो कोई बिहार का किसान खड़ा होता, बंगाल में भी खड़ा होता, उड़ीसा में खड़ा होता, कर्नाटक में खड़ा होता, तमिलनाडु में खड़ा होता। दिल्ली के 3 बॉर्डर पे खड़ी के, और मैं रोज इससे गुजरता हूँ, यहाँ से जाता हूँ मैं हरियाणा से दिल्ली, तो पूरे टेंट खाली है, मुश्किल से 100 लोग भी नहीं होंगे, पर वो बैठे हैं। और अराजकता ऐसी कि बहादुरगढ़ में, जो बहादुरगढ़ एक समय जो जूता का आयात हम करते थे चाइना से, बिना लेदर के जूता जो होता है, 60% जो ये बिना लेदर के जूते हैं भारत में, चाइना से आता था। बहादुरगढ़ में 6-7 में जूता इंडस्ट्री खड़ी हुई, सारी बड़ी कंपनियों की बिना लेदर की। चीन का आयात घटकर सिर्फ 2% रह गया। उस पूरे बहादुरगढ़ को 20,000 करोड़ का नुकसान इस 1 साल 8-9 महीने में किसान आंदोलन से हुआ है। ये कौन सी विकास हो रही है? हम समस्या को एज इट इज छोड़ देते हैं। तो पॉलिटिक्स में भी जाएंगे तो मैं कहूंगा कि आप जाइए, पर आप मैक्रो के स्टाइल की पॉलिटिक्स कीजिए, यहाँ के लोगों के स्टाइल की पॉलिटिक्स मत कीजिए, जो पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए हर चीज को लटकाते थे। हर पार्टी में, ये नहीं मैं एक पार्टी की बात कर रहा हूँ,
हर पार्टी में पॉलिटिकल करेक्ट होने की जो ऐसी बीमारी लगी हुई है, जो सच नहीं बोलता, और सच नहीं बोलेगा तो 70 साल हुए, फिर 80, फिर 90, ऐसी जा रही। सच का सामना करना ही होगा। धर्म आपको, धर्म में सत्य, एक ही सत्य है, धर्म आपको सत्य के राह पे ले जाता है। वो मैक्रो छोटा सा फ्रांस कह सकता है, भारत नहीं कह सकता। ये बड़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। अभी डॉक्टर गर्ग हाथ उठा रहे थे। हाँ। अच्छा बोलिए, सॉरी। Dr. Chari, please. Dr. Chari, please. With relation to our being, आपने बोले थे कि अपने हिंदू जो है डरपोक है, उसके वजह से नहीं कर सकते। एक, I mean, this is the sort of thing we don't do. There is an American writer who wrote he loved India, he worked in India, wrote a beautiful article. He said, a typical Hindu is an opportunist. And he said, it's not as an offense, but he wanted to describe that national character as being opportunistic, मतलब अवकाशवादी. That means जो है, जो भी होता है, जो क्यू में आग आप जम कर लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं, अवकाशवादी. And he said, so long as this national characteristic, something is not done, is not a question of courage and other things. So आपने डिस्क्राइब किया था, वो जो अपना काम हो गया, अपने बच्चों का काम हो गया, that's all they want, they are safe. So this word opportunistic, it really struck me, avakasavadi, and there's a lot of truth in that. And not that I can do anything or we can, but what can be done, I don't know. ये जो तारिक फतेह वाले बात का ये उल्लेख कर रहे थे कि एक हिंदू डरपोक होता है, और जिनको ये अभी अवसरवादी भी कह रहे थे, बिल्कुल ठीक है। आपको इसकी मैंने एक जो आप अगर मेरा इसमें स्पीच देखेंगे कि बहुत ही तरीके के साथ आपको आप सोच कर देखिए कि आपके रामचंद्र जी को वनगमन हुआ, धनुष लेकर गए, पर ये अहिंसा की पूरी थ्योरी कहाँ से आ गई? पूरे जो हैमर किया गया है, आपके आज़ादी के आंदोलन को भी हैमर किया गया है कि किसी भगत सिंह, आज़ाद, जिस सुभाष चंद्र बोस की चर्चा नहीं होती, अहिंसा हिंसा, हमको चरखा से आज़ादी मिल रही है। बौद्ध धर्म का उसके बाद जो हैमर है, इस्लाम का पहला जो टकराव होता है, बौद्ध धर्म हार रहे हैं। तो हमारे अंदर के उस पूरी उष्णता को सोखा गया है। वो आपको तभी आ सकता है, जैसे आप कह रहे थे कि आप अभी पढ़िए और आपको तुलसी के 2 श्लोक पढ़ लीजिए, आपकी पूरी भुजाओं में आप नहीं लड़ सकते, लेकिन एक फर्राहट आने लगेगी। अकबर का काल था, उस समय मानस एकदम इसी तरह दबा हुआ था, डरपोक था, मार खा रहा था। रामचरितमानस लिख के राम को जिस तरह से खड़ा किया तुलसी ने कि लोगों में संचार आ गया, लगा कि हम निकल सकते हैं। और अकबर के बाद आप देखिए औरंगजेब, मुगल काल कितना जल्दी खत्म हुआ है। उसके बाद आप देखिए समय लगता है। वो जो हमारे मस्तिष्क, हमको इस ब्रेन से निकलना है कि वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, बेटा मेरा सीओ हो गया, ये हो गया। अब आप ये सोच कर देखिए, सीओ हो गया आपका बेटा, मकान ले लिया आपका बेटा, कल को कोई फिर बंटवारा होगा, बड़े बड़े मकान थे हमारे पाकिस्तान वाले प्रांत में, छोड़ के आना पड़ा। बहादुरगढ़ आज ये बैठे हैं, 20,000 करोड़ जूता की सारी फैक्ट्री बंद हो गई। तो आपको विकास, समग्रता, यानी कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास, सिर्फ विकास की रट लगाने से एक बिल्कुल कायर जमात, सही में कह रहे हैं, पैदा हो रही है। सड़क हमने बहुत अच्छी बनाई, बहुत अच्छा, उस पर ये बैठ गए आंदोलनकारी, 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया। ये विकास हुआ या अवनति हुई, डाउनफॉल हुआ हमारा। लेकिन यही सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास अगर होगा तो भारत के आप देखेंगे कि कभी कोर्ट नहीं जाते थे, गांव के मैटर गांव में सुलझा लेते थे। पंच परमेश्वर की अवधारणा थी, 20 साल तक कोर्ट में झुला रहे हैं। वो विकास हुआ है या पहले जो एक दिन में मामले सुलझ जाते थे वो जरूरी था, मतलब वो विकास था? हम इससे निकल जाएंगे। अभी जड़ता आई हुई है एक बहुत लंबे काल से, वो जो जड़ता है वो टूटेगा तभी। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं कि अगर मेरे नाम से मेरे बाप पिता का नाम छीन लिया जाए तो आपके कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएंगे कि लावारिस है, अगर कहा जाए लेकिन आपके साथ आपके बाप दादा का नाम है, आप कहते हैं ना कि मेरे पिता ये थे, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। अतीत आपको कॉन्फिडेंस देता है सबसे बड़ा। ये नहीं कि अतीत आपको कि उसको रटते रहे, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन कोई कहे कि अरे तुम तो लावारिस हो,
तुम्हारे बाप का नाम नहीं है, आप देखिए आपके कॉन्फिडेंस को कितना हैमर पड़ता है। कॉन्फिडेंस ज्ञान से आएगा। मैं क्योंकि भारत की मैंने आपको इसलिए उस जमाने की धारा से, आदिशंकर से महर्षि अरविंद तक समझाया हूं कि जब समाज पूरा बंगाल वज्रयानी बौद्ध हो गया था, कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, शंकर ने शास्त्रार्थ के जरिए उनके कॉन्फिडेंस पैदा किया और वो पूरा वज्रयानी बौद्ध नष्ट हो गया। आधुनिक काल में आप कहोगे तो प्राचीन काल है, जब आपके कोई ब्रह्म समाज, कोई ये समाज, विवेकानंद जब दुनिया में बोलते हैं हिंदू धर्म, आपका कॉन्फिडेंस, आज भी शिकागो के आप सुनते हो, आप खड़े हो जाते हो कि हम क्या करें। आप कहोगे हम क्या करें, बताइए हमको क्या करना है। क्या करना है ये भी आपके अंदर का कॉन्फिडेंस है, आप कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे इसीलिए उन्होंने बहुत तरीके से हमारे सारे लिटरेचर नष्ट किए, इतिहास लिखवाए। 4 हमारे मुस्लिम शिक्षा मंत्री बने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बिल्कुल एक विभाग बनाया गया इरफान हबीब और इन सब के नेतृत्व में कि इनके इतिहास मिटाओ। वो ये बात जानते थे कि इनको इनके इतिहास से दूर करो, नहीं तो ये कॉन्फिडेंस में खड़े हो जाएंगे। और 60 के दशक तक नौकरी करना सबसे बुरा माना जाता था, आज कृषि करना बुरा माना जाता है, पूरा पलट दिया। तो उनको मालूम था कि इनके नॉलेज पावर को छीनो, इनको गुलाम बना सकते हैं लंबे समय तक। हम अभी तक नहीं समझ पाए कि हम ज्ञान ला के क्या करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस, आप एक सिर्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया, आप इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। 2012 में मैंने जॉब छोड़ा, नौकरी करता था, कॉन्फिडेंस था कि कुछ कर लूंगा। आज मैं 10 लोगों को जॉब दिया हुआ हूँ। कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा महत्व है और वो कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है, ज्ञान से आता है। ठीक है जी, धन्यवाद संदीप जी।